हेलो बच्चों, ये मेरा ग्रामर का आज का बेसिक क्लास है। इसमें हम लोग को ग्रामर का बेसिक सब टर्म को समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है फिर लेवल एक लेवल का सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले बेसिक में हमको पढ़ना है कि भाषा के बारे में, भाषा क्या होता है। तो हेडिंग लगाना है पहले, अध्याय जिसका नाम है भाषा। भाषा, सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा अच्छा सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर या सुनकर अपने भाव को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा, हेडिंग लगाना परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। लेकिन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, एक मिनट इसको पॉज करना तो लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। एक मिनट क्या लेते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। हो गया कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा। अब उसके बाद समझना है कि भाषा के कितना रूप है। तो भाषा का बाबू टोटल 3 रूप है। एक है मौखिक, एक है लिखित और दूसरा है सांकेतिक। मौखिक का मतलब हुआ कि जब हम बोल रहे हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं वो मौखिक भाषा, जो आप लोग लिख रहे हैं वो मेरा लिखित भाषा, और जो संकेत लिख, खो, जो ये सब जो हुआ ये सब हुआ मेरा सांकेतिक। यानी जो हम लिख कर प्रकट करते हैं लिखित, जो हम बोलकर दूसरों को बोलते हैं तो वो लिखित, और जो इशारा जब करते हैं तो वो मेरा क्या हुआ? सांकेतिक। मैं भोजबात में बोलता है खेले, ये क्या हुआ मेरा? ये कौन भाषा हुआ मेरा? सांकेतिक। निकल, ये कौन हुआ मेरा? सांकेतिक। यानी कहने का मतलब है जब हम लिखकर करेंगे तो लिखित, जब हम बोलकर करेंगे तो मौखिक, और जब हम किसी को इशारा जब करेंगे वो क्या हुआ मेरे? सांकेतिक। लिखेंगे भाषा के रूप। अगला हेडिंग लगाना है भाषा के अरूप। भाषा के रूप। अगला हेडिंग है भाषा के रूप। तो भाषा का बाबू कुल कितना रूप है? याद रखना है भाषा का कुल 3 रूप है। एक मौखिक भाषा है, और दूसरा लिखित भाषा है, और तीसरा सांकेतिक भाषा है। भाषा का कुल कितना रूप है? 3 रूप है। लिखेंगे 3 रूप है। 3 रूप है। 1 नंबर मौखिक भाषा,
मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। भाषा के कुल कितने रूप है? याद रखना है, भाषा के कुल 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, अलिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, 3 रूप लिख दिए। अब उसके बाद है व्याकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग लगाना अगला कि व्याकरण, ये तीनों समझ में आ गया। मौखिक मतलब किसी को बोलकर जब प्रकट करेंगे तो मौखिक भाषा, जब किसी चीज को लिखकर प्रकट करेंगे तो लिखित भाषा, और जब इशारा से किसी चीज को प्रकट करेंगे तो मेरा लिखित सांकेतिक भाषा। अगला हेडिंग लगाना है व्याकरण, हेडिंग लगाओ व्याकरण। अगला हेडिंग है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। क्या लिखेंगे? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। हेडिंग लगाना व्याकरण, तो लिखेंगे व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते, पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। अब व्याकरण का प्रकार, तो व्याकरण का जनरली 3 प्रकार है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, और अगर एक्स्ट्रा पूछा है तो एक्स्ट्रा है चिन्ह विचार, छंद विचार। व्याकरण का कुल कितना प्रकार है? तो व्याकरण के कुल 3 प्रकार है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अगर एक्स्ट्रा में तो एक्स्ट्रा में मेरा छंद विचार आता है और चिन्ह विचार आता है। अगला हेडिंग लगाना है व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के प्रकार, तो व्याकरण का कुल 3 प्रकार है, लेकिन टोटल जोड़ दे टोटल 5 प्रकार है। टोटल अगर प्रकार बोला जाए 5 प्रकार है, 5 प्रकार। पहला है वर्ण विचार, 1 नंबर वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार, और फिर चौथा है छंद विचार। पांचवा है चिन्ह विचार। व्याकरण का कुल 5 प्रकार है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। टोटल प्रकार है मेरा 5। उसके बाद एक टर्म आता है, एक लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। क्या बोले? भाषा के लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। हेडिंग लगाना है लिपि। लिपि, तो क्या लिखेंगे? भाषा के लिखने की ढंग को, लिखने
की ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी का लिपि क्या होता है, पेपर में पूछा था। हिंदी का लिपि देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, संस्कृत का देवनागरी। क्या हुआ, लेकिन जैसे में हिंदी का लिपि हो जाएगा मेरा देवनागरी, लिखते चलना है। हिंदी का लिपि देवनागरी। उसके बाद अंग्रेजी का लिपि, अंग्रेजी का लिपि क्या होता है, अंग्रेजी का लिपि होता है रोमन। उसी तरह उर्दू का अगर लिपि पूछा जाए, उर्दू का लिपि होता है फारसी। उसके बाद पंजाबी का अगर पूछा जाए, पंजाबी का होता है गुरुमुखी। और वही संस्कृत का लिपि पूछा जाए तो संस्कृत का लिपि होता है देवनागरी। अब जो है, अब आगे पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर अगला हेडिंग लगाना हो वर्ण, अगला अध्याय लगाना है वर्ण। चलिए नोट कर। सबसे पहले पढ़ना है कि वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, तो याद रखना कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। लिखेंगे वर्ण का, तो लिखेंगे परिभाषा, हेडिंग लिखते चलना है। लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, सबसे छोटी ध्वनि को छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। पूछा जाएगा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। साइड में बैठो, वहीं बैठो, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब देखना है कि वर्ण का कितना प्रकार होता है। तो वर्ण को, प्रकार को समझने से पहले एक और बात पूछना है कि वर्ण जो है, वर्ण का बहुत सारा वर्ण होता है। जब वर्णों को, बहुत सारा वर्ण को आपस में मिला देते हैं तो उसका एक समूह बन जाता है, और उसी समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कहने का अर्थ है वर्णमाला एक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या बोलेंगे, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हेडिंग लगाना कि वर्णमाला, हेडिंग लगाना है वर्णमाला, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। क्या लिखेंगे, वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। लिखेंगे वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को, क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, लिखेंगे वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखना है
अब देखना है कि वर्णमाला किसे, वर्णमाला तो पढ़ लिए, अब है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो जब हम लोग को पता है कि वर्ण का दो प्रकार है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्ण का कुल कितना प्रकार है, तो वर्ण का कुल दो प्रकार है। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आधुनिक हिंदी ग्रामर के अनुसार वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कुल, तो नोट दे के लिखना है, नोट दे के लिखना है कि आधुनिक हिंदी, नोट दे के लिखना है आधुनिक हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण होते हैं, कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण होते हैं। सुनो ना, तुम लोग गेट खोलो, तुम लोग को गेट। आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल कितना वर्ण, तो वर्णों की कुल संख्या वो 52 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण का कुल कितना प्रकार है, तो वर्ण का हमको पता है कि वर्ण का दो प्रकार है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण का कुल कितना प्रकार है, तो वर्ण का दो प्रकार है, एक स्वर वर्ण है, दूसरा व्यंजन वर्ण है। हेडिंग लगाना है वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। तो वर्ण का कुल कितना प्रकार, तो वर्ण का बाबू दो प्रकार है, एक स्वर वर्ण है, दूसरा व्यंजन वर्ण है। तो लिखेंगे दो प्रकार, यहाँ लिख देंगे दो प्रकार। जैसे जैसे लिखते चल रहे वैसे साथ साथ सब नोट करते चल रहा है। उसके बाद वर्ण का पहला है कौन सा, स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण का कुल कितना प्रकार, तो वर्ण का कुल दो प्रकार, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब समझते हैं वर्ण के, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसका जो उच्चारण है किसी दूसरा वर्ण की बिना सहायता से किया जाता है, जबकि व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। किन वर्णों का उच्चारण, किन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से किन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है, किसका, तो लिखेंगे कौन सा टिक करना है, व्यंजन वर्ण का। यानी व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण है स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है, जबकि स्वर वर्ण का उच्चारण है बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से किया जाता है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। यानी इसका जो उच्चारण है, इसके उच्चारण के लिए व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण का उच्चारण के लिए, उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि व्यंजन वर्ण की उच्चारण करने के लिए एक स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। लिखेंगे यहाँ पे, जबकि इसका क्या लिखेंगे, उच्चारण के लिए, यानी व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए किसका आवश्यकता होती है, तो स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, वर्ण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे लिखते चल रहे हैं वैसे वैसे लिखते भी जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना है स्वर वर्ण जो है हिंदी व्याकरण में, आधुनिक हिंदी व्याकरण में
स्वर वर्ण की संख्या होती है। तो याद रखना कि हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। लिखेंगे नोट में लिखेंगे। आधुनिक हिंदी व्याकरण में आधुनिक हिंदी व्याकरण में आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 11 स्वर होते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? कुल स्वर की संख्या मेरा 11 होती है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। स्वर का कुल कितने प्रकार है? तो स्वर का हिंदी व्याकरण में कुल 2 प्रकार है। एक है मेरा मूल स्वर, एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है मेरा संयुक्त स्वर। हिंदी व्याकरण में स्वर की कितनी संख्या? इसका 2 प्रकार है। एक है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। कितनी है? तो 2। एक मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। अब पहले नोट करते हैं, फिर मिटा पॉज करूँ तो। अब हेडिंग लगाना है स्वर वर्ण। हेडिंग लगाना है स्वर वर्ण। हेडिंग लगाना है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। चलिए हेडिंग लगाना है स्वर वर्ण। तो लिखेंगे वैसा वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या लिखेंगे? वैसा वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। लिखेंगे ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। स्वर वर्ण कहलाती है। उसके बाद स्वर वर्ण कितनी है? स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। लिखेंगे इसमें इसकी संख्या 11 होती है। इसकी जो है स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। उसके बाद फिर देखना है, उसके बाद क्या क्या कौन कौन है, तो लिखना है क्या कौन कौन है। लिखेंगे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल संख्या इसका 11 होता है। काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल जो संख्या इसका कितना है? 11 है। अब उसके बाद हमको पढ़ना है व्यंजन वर्ण। तो इसको पढ़ने से पहले इसका प्रकार को देख लेते हैं कि स्वर का कितना प्रकार है। अब नीचे और जाएगा, इधर थोड़ा जगह है, नहीं तो लिखने में लगेगा। चलिए अब मिटाते कर दे पूरे। 1 मिनट पहले नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगला हेडिंग है कि स्वर वर्ण के प्रकार। हेडिंग लगाना है कि स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार। अगला हेडिंग है स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण का कुल कितने प्रकार है? तो बताए थे स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। स्वर वर्ण के कुल दो प्रकार है, एक है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। लिखेंगे एक नंबर मूल स्वर, मूल स्वर, तो दूसरा है संयुक्त स्वर। एक होता है मूल स्वर और दूसरा है मेरा संयुक्त स्वर। स्वर वर्ण के कितने प्रकार है? इसका दो प्रकार है, एक है मेरा मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर किसको बोलते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में या सबसे जो स्वर का छोटा होता है, सबसे छोटा उच्चारण करने में सबसे कम समय लगे, उसको बोलता है मूल स्वर। और संयुक्त का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं दो ठो स्वर मिलकर एक स्वर का निर्माण हुआ है, वो मेरा संयुक्त स्वर होगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि मूल स्वर क्या है। तो मूल स्वर में मेरा देखिए क्या क्या आता है। अ आता है, ओ आता है, आ, हर्षई, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दीर्घौ, और ए और ओ। ये सब जो है मेरा बाबू, ये सब है मेरा मूल स्वर। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दीर्घो, ए और ओ, ये जो है मेरा, ये है मेरा मूल स्वर। उसके बाद अब समझना संयुक्त। संयुक्त क्या मतलब क्या हुआ? कोई भी दो मूल स्वर को जब जोड़कर एक नया स्वर का निर्माण होता है तो उसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। कोई भी दो मूल स्वर को जुटता है, उसके बाद एक नया स्वर जो उत्पत्ति होती है, उसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। तो अब देखें संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त स्वर में कम से कम दो, जैसे देखिए हम ए बनाएंगे, आई, इसको आई बनाना। आई बनाने के लिए क्या करेंगे? आई बनाने के लिए पहले ओ को लिखेंगे, ओ प्लस ए बराबर आई। कहने का मतलब है कि देखिए ये कहीं ना कहीं दो ठो मूल स्वर मिला, एक ओ मिला और एक आई मिला, तब बना आई। मूल स्वर बनाने, संयुक्त स्वर को बनाने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए कम से कम दो ठो मूल स्वर की आवश्यकता होती है। देखिए दो स्वर नहीं आया। उसके बाद जैसे हमको बनाना औ बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ओ लेंगे और प्लस में औ का लेंगे, तब बनेगा ओ। देखिए ओ और ओ, ये भी मेरा ओ मेरा मूल स्वर है, फिर ओ जो है ओ भी मेरा क्या है? मूल स्वर है। जब इन दोनों को आपस में अरेंज कर दिया, आपस में मिला दिया, आपस में संयुक्त कर दिए, तो इसके बाद जो नया स्वर मिलके बना, ये बना कौन सा स्वर? ये मेरा बना संयुक्त स्वर। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। फिर मूल स्वर का कुल कितना प्रकार है? तो मूल स्वर का कुल दो प्रकार होता है। मूल स्वर का दो प्रकार होता है। तो हेडिंग लगाना है मूल स्वर के प्रकार। मूल स्वर के प्रकार, मूल स्वर के प्रकार। तो मूल स्वर का दो प्रकार होता है, एक होता है मेरा ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है मेरा दीर्घ स्वर। मूल स्वर का कुल कितना प्रकार है? तो मूल स्वर का कुल दो प्रकार है, एक है मेरा ह्रस्व स्वर और दूसरा मेरा दीर्घ स्वर। तो हेडिंग लगाएंगे मूल स्वर के प्रकार। एक नंबर है मेरा ह्रस्व स्वर, और दूसरा है मेरा दीर्घ स्वर। एक ह्रस्व स्वर है और दूसरा मेरा कौन सा है? दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो वैसा स्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, न के बराबर समय लगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे? वैसा स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, यानी दोगुना जब समय लगेगा, उसको कौन सा बोलेंगे? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कम समय लगेगा और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगेगा। तो लिखेंगे डिफिनेशन इसका। ह्रस्व स्वर का लिखेंगे
उच्चारण में कम समय लगता है। उच्चारण में कम समय लगता है। उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे में क्या होगा? जैसे में क्या होगा? कौन कौन सा इसमें आता है? ओ, छोटी ई, बड़ी ऊ और एक री। ये चार ठो है। चार ठो जो है मेरा ह्रस्व है। कौन कौन है? ओ है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व है और एक है मेरा री। जो चार है, ये चार है मेरा कौन सा स्वर? तो ह्रस्व। यानी उच्चारण में इन चारों का उच्चारण में बहुत कम समय यानी न के बराबर समय लगता है, तो ये मेरा ह्रस्व है। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको बोलता है? तो उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय जब लगे, उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना जब समय लगता है तो मेरा कौन सा होता है? वो होता है दीर्घ स्वर। तो लिखेंगे उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। दुगुना समय लगता है। यानी ह्रस्व स्वर में जो है, ह्रस्व स्वर में क्या होगा? रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ तो पूरा वो बंद हो जाता है, मतलब कि स्क्रीन ऑफ हो जाता है। होता हो, कुछ प्रॉब्लम होगा। उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। उसके बाद जैसे में क्या, जैसे ओ का उच्चारण अ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वौ, दीर्घौ। देखिए इसमें क्या क्या आता है मेरा? सबसे पहले हमको पढ़ना दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है, तो इसमें मेरा क्या क्या आएगा? इसमें मेरा वो आएगा, देखिए जैसे में इसमें आएगा आ, दीर्घई, दुर्गौ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है, ये है मेरा कौन सा? दीर्घ स्वर। आ, दीर्घई, दुर्गौ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो है, ये सब है मेरा कौन सा? ये सब है मेरा दीर्घ स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है। अब हमको अगला हेडिंग है कि व्यंजन वर्ण। तो हेडिंग लगाना है व्यंजन वर्ण। अगला हेडिंग है व्यंजन वर्ण। अगला हेडिंग है व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? लिखेंगे जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है व्यंजन वर्ण कहलाती है। क्या बोले? जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। लिखेंगे जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है, व्यंजन वर्ण कहलाती है। व्यंजन वर्ण कहलाती है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? कि जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है व्यंजन वर्ण कहलाती है। अब जैसे इसकी संख्या कुल कितनी होती है? इसकी कुल संख्या होती है मेरा 33। इसकी व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 33। नोट में लिखेंगे इसकी संख्या, नोट में लिखेंगे इसकी संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या कुल कितनी होती है? व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। अब हेडिंग लगाना है कि व्यंजन वर्ण के प्रकार।
अगला हेडिंग लगाना है कि व्यंजन वर्ण के प्रकार। नीचे आ रहे हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार, अगला हेडिंग लगाना व्यंजन वर्ण के प्रकार। एक आंदोलन का भी क्लास आंदोलन। अगला हेडिंग है कि व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण का देखिए अलग अलग प्रकार है, इसको एटलीस्ट 4 प्रकार होता है। संयुक्त व्यंजन, देखिए इसका जो प्रकार है व्यंजन वर्ण का, हाँ पहले है स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अस्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। उसके बाद एक आता है अयोगवाह आदरता है। अयोगवाह के बारे में फिर पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग सॉरी रुक जाओ, हम वीडियो काट लेंगे इसको। अगला हेडिंग है कि व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण का देखिए अलग अलग प्रकार, पहले इसका प्रकार को देखते हैं। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। एक नंबर स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन वर्ण का पहला प्रकार का नाम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। इसमें तक क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, प वर्ग आता है। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है स्पर्श व्यंजन का। तो इसकी संख्या कुल 25 होता है। इसमें आता है मेरा क वर्ग, क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, इसमें आता है क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद त वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, उसके बाद प वर्ग, प वर्ग। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? इसकी कुल संख्या मेरा 25 होता है। क वर्ग का कहने का मतलब है कि को के वर्ग का, च वर्ग मतलब चो के वर्ग का, ट वर्ग मतलब टो के वर्ग का, और त वर्ग यानी तो के वर्ग का, और प वर्ग मतलब पो के वर्ग का। यानी क वर्ग कहने का तात्पर्य है कि क, ख, ग, घ, अंग, ये च वर्ग में भी च, छ, ज, झ, अय। यानी इसका मतलब हुआ कि को के वर्ग का, चो के वर्ग का, टो के वर्ग का, तो के वर्ग का और प के वर्ग का। अब उसके बाद का वर्ग, इसकी कुल संख्या कितनी? जैसे इसमें 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या होती है। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होगी? इसकी संख्या कुल 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या मेरा 25 हो गया। उसके बाद आगे है अंत अस्त व्यंजन। अगला 2 नंबर है अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन। तो अंत अस्त व्यंजन में कौन कौन आता है? अंत अस्त व्यंजन मतलब य, र, ल, व। इसकी संख्या कुल कितनी हुई? च, य, र, ल, व। इसकी कुल संख्या कितनी हुई? 4। उसके बाद आता है उष्म व्यंजन। अब उष्म व्यंजन में कितनी है? तो उष्म व्यंजन की कुल संख्या है तालव्य स, मूर्धन्य स, धन्य स, ह। इसकी भी कुल संख्या मेरा 4 होगा। उसके बाद 3 नंबर है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, इसकी कुल संख्या, इसकी तालव्य स, मूर्धन्य स, धन्य स और ह। इसकी कुल संख्या कितनी हुई? इसकी कुल संख्या मेरा 4 होगी। 4, 4, 8 और 25 कितना हुआ? 33। टोटल मेरा व्यंजन हुआ कितना था? अब उसके बाद अगला हेडिंग लगाना है संयुक्त व्यंजन को। यहाँ पे आ रहा है क्या? थोड़ा सा अगला हेडिंग ना वो तो ऊपर ना यहाँ पे। हाँ। ठीक है, अगला हेडिंग है संयुक्त व्यंजन। हेडिंग लगाना है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब हुआ कोई चीज कहीं ना कहीं 2 गो व्यंजन को मिलाकर एक नया व्यंजन तैयार किया गया, उसी को बोलता है मेरा संयुक्त व्यंजन। अगला हेडिंग जैसे संयुक्त स्वर था तो 2 स्वर को मिला के एक नया स्वर बना, तो उसी तरह संयुक्त व्यंजन यानी 2 गो
ये तीन गो कुछ भी हो, दो या दो से अधिक स्वर को जब व्यंजन को जब आपस में मिलाकर एक नया व्यंजन को तैयार किया जाता है, उसी को बोलता है संयुक्त व्यंजन। अब हमको पढ़ना है संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन में आता है अक्षों, त्रों, ज्ञों और श्रों। यानी इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो है मेरा, इसकी संख्या कुल 4 होती है। कौन कौन सा होता है? अक्षों, त्रों, ज्ञों और श्रों। उसके बाद है संयुक्त के बाद एक आता है मेरा अयुग्मवाह। अयुग्मवाह, एक अयुग्मवाह को भी पढ़ना, अगला हेडिंग लगाना अयुग्मवाह। अयुग्मवाह, अयुग्मवाह, अयुग्मवाह में देखिए, अयुग्मवाह में आता है ओ अंश पर और ओ विसर्ग अह। इसमें क्या आता है? एक आता है ओ अंश पर और एक आता है ओ विसर्ग अह। उसके बाद है मेरा द्विगुण व्यंजन। अगला हेडिंग है स्टार्ट लगाना द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसमें चलिए नोट किया जाए, नोट किया जाए। एक टॉपिक और छूट गया है जिसका नाम है संयुक्ताक्षर। अब थोड़ा सा संयुक्ताक्षर के बारे में समझ लेते हैं। कहाँ पे पता है? यहाँ पे समझा है, थोड़ा सा एक स्टार देके लगाना है संयुक्ताक्षर। अगला हेडिंग है संयुक्ताक्षर। हेडिंग लगाना है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसको बोलता है? दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्या बोले? दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। लिखेंगे दो, स्पेस नहीं लिख लेना है, डिफिनेशन। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। लिख लो, दो साथ में लिखते चला, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। हो गया। अब इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है मेरा अक्षों, त्रों, ज्ञों, श्रों। इसमें कौन कौन आता है? अक्षों, त्रों, ज्ञों, श्रों। कौन कौन आता है? अक्षों, त्रों, ज्ञों, श्रों। थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। इसमें मेरा आता है अक्षों, त्रों, ज्ञों, श्रों। अब यहाँ पे देखना क्या है? अब यहाँ पे देखना क्या है? दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को, दो व्यंजन के मेल से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अक्षों, तो कौन कौन व्यंजन से मिला है? तो कौन कौन? तो अक्षों जो बाबू है, अक्षों मेरा मिला है, हाँ अक्षों, अक्षों जो मिला है मेरा, अक्षों मिला है क प्लस शो से मिलकर बना है। क प्लस शो से मतलब अच्छा, क प्लस शो से मिलकर बना। उसके बाद ज्ञों जो है, ज्ञों ये मेरा मिलकर बना है अक्षों, अक्षों त्रो, सॉरी हाँ त्रो, त्रो जो है, त्रो मिला है त प्लस रो से मिलकर बना। किससे मिला है? त प्लस रो से मिलकर बना। ज्ञों जो है ये बना मिला है ज प्लस न्यो से, अयो, ज प्लस अयो से मिलकर बना। उसके बाद श्रो जो है, श्रो ये भी मिला श्वा प्लस रो से मिलकर बना। ये था मेरा संयुक्ताक्षर का। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसमें आता है अक्षों, त्रो, ज्ञों, श्रों। तो अक्षों, त्रो, ज्ञों, श्रों। अक्षों किससे? क प्लस शो से मिलकर बना है। त्रो किससे? त प्लस रो से मिलकर बना है। ज्ञों तो जो प्लस अयो से मिलकर बना है। और फिर श्रों तो स प्लस रो से मिलकर बना है। चलिए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।